हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सेशन में मैं 5 बड़े ही टॉप क्लास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के और फिल इन द ब्लैंक्स के। जो सीरीज मैंने लास्ट वीक स्टार्ट की थी वही कंटिन्यूड है और आगे भी जारी रहेगी। यू कैन हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली न्यू एंड वेरी एनालिटिकल। आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे इन क्वेश्चंस में। द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर ऑफ स्पॉटिंग एरर्स एंड द फिफ्थ वन इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल एंड द क्लासेस दैट आई टेक ऑन अनअकैडमी ऑन अ डेली बेसिस। अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी, जो स्पेशल क्लासेस के नाम से है, और प्लेट वाले प्लेटफॉर्म पे भी। फ्री वाली क्लासेस में मैं रोज़ 1 से 2 बजे टफ प्रैक्टिस सेट्स डिस्कस करता हूँ। स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कंबाइंड होता है वो, कवरिंग ऑल सेक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस। तो वो आप में से कोई भी उन क्लासेस को एक्सेस कर सकता है सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके एंड बाय फॉलोइंग माई प्रोफाइल। और जो अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म है प्लस नाम का, उसमें मैं एसएससी कैटेगरी में क्लासेस लेता हूं, जिसमें मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस, टॉपिक वाइज, अलॉन्ग विद पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है इंग्लिश का तो यू शुड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन इन दैट केस। और उसका क्या प्रोसीजर है पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने का, दैट आई विल लेट यू नो। यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल लेट यू नो द प्रोसेस। So now let's straight away come to the questions. First go through the sentence, the meaning as well as the context, और उसके बाद आप लोग इस पे फोकस करें कि कहीं कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है। I demand he go to the hospital immediately or else his condition will deteriorate. Deteriorate का मतलब होता है बदतर होना। किसी की कंडीशन खराब है और बिगड़ जाए उसे बोलते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग ही सोच रहे हों कि एरर ए पार्ट में है कि ही के साथ, तो जब ही अपने आप में सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो गो की जगह गोज होना चाहिए, ईएस लगेगा। ये बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, जबकि वो एरर नहीं है। और उसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वहाँ गोज नहीं हुआ, वो भी मैं सब बताता हूँ एक एक करके। अच्छा, एरर जो है, एरर सेंटेंस में है एंड द एरर इज इन पार्ट ए, आई एम सॉरी, इन पार्ट बी। एरर जो है वो पार्ट बी में है और वो एरर आर्टिकल की है। आर्टिकल टॉपिक में कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द वाला टॉपिक, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले आप दा का यूज नहीं करते हैं। जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल वाला सेक्शन होता है जिसमें आर्टिकल हटाने वाले रूल्स होते हैं, उसमें एक रूल है, ये मैंने पढ़ाया भी है प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे, कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल, चर्च, जेल, प्रिजन, टेम्पल, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, इन गिने चुने वर्ड्स से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं अगर आप प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे हैं। मतलब जिस इंसान, जिस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, अगर उसी को हॉस्पिटल जाना है या उसी को चर्च या उसी को मार्केट जाना है तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा अगर उन वर्ड्स का यूज़ उनके प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है। और हॉस्पिटल का यूज़ यहाँ प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलाज कराने के ही या ट्रीटमेंट कराने के ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि आगे ये भी लिखा है हिज कंडीशन विल डिटेरियोरेट। अच्छा, तो एरर जो है वो ये है कि यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, आई एम रिपीटिंग दोज वर्ड्स: हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, दीज आर द वर्ड्स, जेल एंड प्रिजन। तो ये हैं। और जहाँ तक ये बात रही कि डिमांड के साथ, डिमांड के बाद जो ये ही आया फिर गोस क्यों नहीं हुआ, वो एक बड़ा क्रिटिकल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कंजंक्शन का। लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। 5 वर्ड्स हैं, देयर आर 5 वर्ड्स विच फॉलो दिस कॉन्सेप्ट: डिमांड,
सजेस्ट, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ इसके, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आएंगे। रिकमेंड, इन दोनों का तो मोटा मोटा मीनिंग सिमिलर होता है, सुझाव देना। एक हो जाएगा इंसिस्ट, किसी बात पे जोर डालना, पीछे पड़ना किसी चीज के। और एक हो जाएगा बी इम्पेरेटिव। अब मैं बी क्यों लगा रहा हूं इम्पेरेटिव से पहले? क्योंकि इम्पेरेटिव जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। बाकी सारे वर्ब्स थे, ये एडजेक्टिव, यानी कि इससे पहले इज एम आर वॉज वर लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, इनके साथ जो क्या आता है, दैट, की वाली सेंस के लिए, जो हिंदी में की है उसके लिए जो इंग्लिश में कंजंक्शन आता है दैट, और फिर आता है शुड, चाहिए के लिए। ये ऑप्शनल होते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं और चाहे ना भी यूज करें, लगा भी सकते हैं और चाहे ना भी लगाएं। तो ये दैट और शुड जो हैं ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दीज आर ऑप्शनल। और क्योंकि ये ऑप्शनल हैं, बिकॉज दीज आर ऑप्शनल, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वर्ड यूज हो रहा हो इनमें से कोई। अब आई डिमांड ही गो का मतलब क्या हो गया? आई डिमांड ही गो का मतलब हो गया आई डिमांड दैट ही शुड गो। वहां पे शुड और दैट छुपा हुआ है, इसलिए गोज नहीं कर, इसलिए आप गोज ना करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं आई सजेस्ट ही स्टडी, आई सजेस्ट ही स्टडी, बिल्कुल सही है, इसका मतलब आई सजेस्ट दैट ही शुड स्टडी। इंपेरेटिव को कैसे आप यूज करेंगे? इट इज इंपेरेटिव दैट शी टेक द मेडिसिन टाइमली, इट इज इंपेरेटिव दैट शी टेक द मेडिसिन टाइमली। इसका मतलब ये कि इट इज इंपेरेटिव दैट शी शुड टेक द मेडिसिन टाइमली। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं कि दैट और शुड को हटा भी सकते हैं, ये सिर्फ इन 5 पे लागू होता है। इन पर आप, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से देखें, इंपेरेटिव की जगह आप इसका सिनोनिम यूज कर देते हैं नेसेसरी, नेसेसरी, तब ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। मैंने सेंटेंस क्या बोला था? इट इज इंपेरेटिव दैट शी टेक द मेडिसिन टाइमली। इट इज इंपेरेटिव दैट शी टेक द मेडिसिन टाइमली का मतलब दैट शी शुड टेक द मेडिसिन टाइमली। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इट इज नेसेसरी दैट शी टेक, नहीं, तब ये शुड वाली थ्योरी यहाँ काम नहीं करेगी, शुड और दैट वाली। तब कहना पड़ेगा इट इज नेसेसरी दैट शी टेक्स द मेडिसिन टाइमली। तो एरर जो थी वो बी पार्ट में थी। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मतलब ये ट्रीटमेंट के लिए। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड। अब मैं अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा हूं या भर्ती होने के लिए नहीं जा रहा हूं, मेरा दोस्त वहां पे होगा जो इलाज करा रहा होगा या भर्ती होगा, उससे मिलने जा रहा हूं, उसको देखने जा रहा हूं। माई फ्रेंड वॉज सेंट टू जेल, माई फ्रेंड वॉज सेंट टू जेल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट माई फ्रेंड, अब आ जाएगा। जब प्राइमरी पर्पस की बात होगी तो हॉस्पिटल, चर्च, जेल, प्रिजन, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, स्कूल, कॉलेज और मार्केट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एंड एज आई सेड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर रूल, दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी का है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं। Let's move on to question number 2. First, go through the sentence, the meaning and the context. My brother has been working as a faculty of maths in this college for some time. मेरा भाई मैथ्स के फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा है इस कॉलेज में कुछ समय से। This is what the sentence wants to convey as far as the meaning is concerned. टेंस पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि फॉर लगा हुआ है, ड्यूरेशन की बात हो रही है, यानी कि एक ऐसे एक्शन की बात बताई जा रही है जो शुरू हुआ पास्ट में और प्रेजेंट में जारी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में एरर है एंड द एरर इज इन पार्ट बी, और वो एरर उन स्टूडेंट्स ने फौरन पकड़ ली होगी जिन्होंने मेरे बाकी वीडियोस यूट्यूब पे यहाँ देखे हैं मेरे चैनल पे। मिस्टेक जो है वो फैकल्टी की है। मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ। अब एक तो वीडियो ही पूरा इसके लिए बनाया था, फैकल्टी वर्ड के लिए, और भी 4-5 ऐसे वर्ड्स थे जो हम लोग रॉन्गली यूज़ करते हैं। और मैंने अनअकैडमी की भी अपनी क्लासेस में कई बार ही बताया है कि फैकल्टी का मतलब टीचर नहीं होता है। फैकल्टी का मतलब टीचर बिल्कुल नहीं होता है।
इंग्लिश बोलने और लिखने में ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। क्वाइट आयरॉनिकली इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स तक ये मिस्टेक करते हैं। फैकल्टी मीन्स अ ग्रुप ऑफ टीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। तो जो पूरा अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, वो किसी एक टीचर के लिए नहीं आएगा। वैसे फैकल्टी के 3 मीनिंग्स होते हैं। फैकल्टी का पहला मीनिंग हो गया ग्रुप ऑफ टीचर्स, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैकल्टी का दूसरा मतलब होता है डिपार्टमेंट। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट, जैसे फिजिक्स का डिपार्टमेंट, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, तो फिजिक्स की फैकल्टी, हिस्ट्री की फैकल्टी, तो डिपार्टमेंट के सेंस में आ गया। और फैकल्टी का एक तीसरा मीनिंग होता है जो बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो होता है आपकी कोई योग्यता या क्षमता, सम इनहेरेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ही हैज़ अ फैकल्टी फॉर सॉल्विंग पजल्स, मतलब ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग पजल्स। तो फैकल्टी के 3 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन एक भी मीनिंग टीचर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एज अ टीचर ऑफ मैथ्स। या तो आप फैकल्टी मेंबर कर दीजिए, अगर कॉलेज में जाहिर सी बात है बहुत सारे टीचर्स होंगे तो आप कर सकते हैं फैकल्टी मेंबर ऑफ द फैकल्टी, या टीचर ऑफ मैथ्स। जैसे कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई कैन नॉट से आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पे एरर बी पार्ट में थी। या तो आपको करना पड़ेगा मेंबर ऑफ फैकल्टी या फैकल्टी मेंबर या टीचर। सबसे आसान रास्ता है कि आप टीचर कर दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेंटेंस को एक बार आप पढ़ लें, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लें। राजेश लुक्ड वेरी डिफरेंट व्हेन आई सॉ हिम लास्ट मंथ, ही माइट बी इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम। अब इसमें शुरुआत में ही क्लियर हो गया कि बात पास्ट की हो रही है, कि राजेश बहुत ही अलग मालूम हुआ, प्रतीत हुआ जब मैंने उसको पिछले महीने देखा। ठीक है, टेंस अभी तक सही जा रहा है। वह कुछ समय से डिप्रेशन में रहा होगा, मतलब जब मैंने उसको देखा और वो मुझको बहुत ही अलग मालूम हुआ, बहुत ही डिफरेंट लगा मुझको, तो उस समय मुझे क्या लगता है, मेरा क्या अनुमान है कि वो डिप्रेशन में रहा होगा। अब जो इसमें एरर है वो एरर पार्ट सी में है। ही माइट बी इन डिप्रेशन में गलती नहीं होती। अगर सेंटेंस डिप्रेशन पे खत्म हो जाता, अगर डिप्रेशन पे फुल स्टॉप आ जाता, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता। ही माइट बी इन डिप्रेशन, और पूरा ये सवाल जो होता है नो एरर वाला केस होता कि डिप्रेशन में हो सकता है उस टाइम वो हो, क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म माइट है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये फॉर सम टाइम भी लग गया है, और फॉर सम टाइम का मतलब आप कहीं ना कहीं एक सिलसिला बता रहे हैं कि पहले से कुछ समय से, मतलब वो डिप्रेशन में रहा होगा। तो इन दैट केस आपको करना पड़ेगा ही माइट हैव बीन, ही माइट हैव बीन इन डिप्रेशन। और अगर फॉर सम टाइम की जगह होता एट दैट टाइम, अगर लिखा होता एट दैट टाइम, तब भी सही होता ही माइट बी इन डिप्रेशन, मतलब उस समय वो डिप्रेशन में होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने उसको देखा। लेकिन ये फॉर सम टाइम लगा है, यानी कि कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो जब सिंस से फॉर का केस आएगा तो फिर आपको यहाँ पे हैव बीन करना पड़ेगा, वो यहाँ पे करना पड़ा। नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। काफी ट्रिकी है ये, इसमें आपको ग्रामर प्लस लॉजिक दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। Imran's and Farhan's brothers are my classmates and I know their fathers well. ठीक है, इनके हिसाब से आर आ रहा है। अब इस सेंटेंस को देखते ही, इस सेंटेंस को पढ़ते ही, वो स्टूडेंट जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उनके दिमाग में एक रूल चल रहा होगा इस टाइम। सोच रहे होंगे कि हाँ वही रूल अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा रूल? अपॉस्ट्रॉफी वाला। ये जो अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है पॉजिटिव केस बनाने के लिए इमरान और फरहान का, इसका एक रूल है कि डबल अपॉस्ट्रॉफी गलत होता है। लेकिन डबल अपॉस्ट्रॉफी कब गलत होता है? जब आप कॉमन पोजीशन शो कर रहे हो, दो लोगों का कॉमन पोजीशन हो, तब गलत होता है। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करने के 2 एंगल्स हैं, 2 नज़रिए हैं। एक तो ये कि इमरान और फरहान जो हैं ये आपस में भाई हैं, आपस में सगे भाई हैं, और इनके भाइयों की बात हो रही है, मतलब सब आपस में भाई हैं ये। और इमरान और फरहान के जो भाई हैं वो मेरे क्लासमेट्स हैं और मैं उनके फादर्स को जानता हूँ अच्छे से।
अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, देयर तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब आपस में भाई होते तो फादर आता ना यहाँ पे। अगर ये आपस में रियल ब्रदर्स होते, मतलब इमरान फरहान मान लिया थोड़ी देर के लिए कि रियल ब्रदर्स हैं और उनके जो भाई हैं, तब यहाँ फादर आ रहा होता और हम लोग एरर किस में निकालते, ए में निकालते, क्योंकि फिर इमरान और फरहान का कॉमन पोजीशन होता है, कॉमन भाई होते, क्योंकि जब आपस में ही सब भाई हैं तो इसका मतलब है कि कॉमन पोजीशन शो हो रहा है। तब हम लोग ये कर देते इमरान एंड फरहान ब्रदर, अपॉस्ट्रॉफी एक ही वर्ड लगाते, इमरान एंड फरहान ब्रदर्स करते। लेकिन यहाँ लिखा है देयर फादर्स, इसका मतलब दो अलग अलग पार्टी हैं, इमरान के भाई अलग, फरहान के भाई अलग, और वो जो है मेरे क्लासमेट्स हैं, वे जो है मेरे क्लासमेट्स हैं और मैं उनके फादर्स को जानता हूं। ठीक है, तो मतलब इमरान और फरहान का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप लोगों को लगा होगा गलती ए पार्ट में है, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डबल अपॉस्ट्रॉफी कब गलत होता, अगर कॉमन पोजीशन हो रहा होता। तो इमरान एंड फरहान ब्रदर बिल्कुल सही है, डबल अपॉस्ट्रॉफी गलत होता है सिर्फ कॉमन पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में। इस सवाल में बहुत लोग फंसेंगे, बहुत स्टूडेंट फंस सकते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। We deliberated, या we resolved, we decided, we operated, या we discussed on the problematic issue and found the solution। एक एक करके सबको रख के देखते हैं, उल्टा चलते हैं। डिस्कस अगर करते हैं, हमने चर्चा की प्रॉब्लमैटिक इशू पे, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये सही है, लेकिन डिस्कस के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है। डिस्कस के साथ ना ऑन आता है, ना अपॉन आता है, ना अबाउट आता है। डिस्कस के साथ सीधे वो मुद्दा आता है जिस पे चर्चा हो रही है। तो वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लमैटिक इशू होता, तो उसका तो पत्ता कट गया, वो तो हो नहीं पाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स बताई थी। यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपने एक पुरानी वीडियो में इसी चैनल पे, जो प्रेपोजिशन की हम लोग मिस्टेक बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं। उसमें मैंने कई वर्ड्स डिस्कस किए थे जिनके साथ प्रेपोजिशन की हम लोग गलतियाँ करते हैं। अच्छा, जहाँ तक ऑपरेट की बात रही, ऑपरेट के साथ ऑन आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। ऑपरेट ऑन या अपॉन का तो मतलब होता है ऑपरेशन करना है, डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, कोई सर्जरी करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो भी नहीं है यहाँ पे। वी डिसाइडेड ऑन द प्रॉब्लमेटिक इशू, अब हम डिसाइड करेंगे तो कोई डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी ना। और आगे ये भी लिखा है फाउंड द सोल्यूशन, तो वी डिसाइडेड ऑन द इशू कैसे होगा? वी डिसाइडेड ऑन सम, मतलब कुछ ये हो सकता है, वी डिसाइडेड ऑन व्हाट टू से, ऑन पासिंग द बिल, ऑन अप्रूविंग द प्रपोजल, इस तरह से हो सकता है। लेकिन इशू पे डिसाइड करना, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। वी रिजॉल्व अगर होगा, समाधान कर लिया, तो समाधान तो बाद में किया है, फाउंड सोल्यूशन तो बाद में आया है। रिजॉल्व के साथ ऑन ना आता तो होता वी रिजॉल्व द प्रॉब्लमेटिक इशू, तो इसमें ना ऑन आएगा इसके बाद, और इसके हिसाब से भी लॉजिकल नहीं बन रहा है क्योंकि सोल्यूशन बाद में लिया, बाद में मिला है। होगा वी डेलिब्रेटेड, और डेलिब्रेटेड और डिस्कस्ड का मीनिंग मोटा मोटा सेम होता है। मीनिंग इसका होता है किसी चीज़ पर डिटेल में चर्चा करना, डिस्कशन करना काफ़ी डिटेल में, इन डेप्थ वे में। तो डेलिब्रेटेड ही आपका आंसर होगा। डेलिब्रेट के साथ ऑन आ जाएगा इसलिए सही है, डिस्कस के साथ ऑन नहीं आ पाएगा इसलिए वो गलत हो गया था। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। अगर आपको इस टाइप के और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो आप रोज़ 1 बजे मेरी क्लास करें, जो अनअकैडमी के फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे होती है। उसमें से आप में से कोई भी एक्सेस कर सकता है, सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके एंड बाय फॉलोइंग माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। So we will meet in the next session now. Thank you.